नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शिवराज सरकार अगले 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की प्लानिंग कर चुकी है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार बेरोजगारों को रोजगार देगी और इसी के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की आज लॉन्चिंग की जा रही है। शिवराज सरकार इस साल 1 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के जरिए स्वयं का उद्यम या फिर स्वयं रोजगार लगाने के लिए बैंकों के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराएंगे। आपको बता दें कि विपक्ष को जवाब देने के लिए और युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। बताते चलें कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 बजे कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की लॉन्चिंग करेंगे। साथ ही इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लक्ष्य ये भी रखा गया है कि योजना के तहत शिक्षित युवाओं को स्वयं या फिर उद्यम या स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाए। युवाओं की बेरोजगारी दूर हो और युवा नौकरी के विकल्प के रूप में स्वयं रोजगार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों, इसी के लिए शिवराज सरकार ने यह फ्लैगशिप योजना शुरू की है। आपको बता दें कि प्रदेश के 12वीं पास और 18 से 40 आयु वर्ग के युवाओं को 1 से 50 लाख तक और सेवा व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाओं के लिए बैंकों से ऋण दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितग्राहियों को शासन द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में 3% वित्तीय वर्ष ब्याज अनुदान और बैंक ऋण गारंटी शुल्क अधिकतम 7 सालों के लिए दिया जाएगा। इसके तहत एमपी में 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और पढ़े लिखे युवाओं को उनके खुद के रोजगार शुरू करने के लिए बैंक से लोन दिलवाया जाएगा। और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि राज्य के वरिष्ठ पार्टी के नेताओं की सोमवार को हुई इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पूर्ण विश्वास जताया गया और साथ ही उनके ही नेतृत्व में राज्य के अगले साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय आम सहमति से ले लिया गया है। पार्टी द्वारा सोमवार रात को जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों की एक अति महत्वपूर्ण बैठक आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर आयोजित हुई है। साथ ही बैठक में सभी नेताओं ने आम सहमति से कहा कि कमलनाथ को 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। बता दें कि इसमें कहा गया है कि एक नेता उनके नेतृत्व में पूरी ताकत से कांग्रेस की सरकार बनवाने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी ट्वीट किया और कहा कि आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी की अध्यक्षता में एक अति महत्वपूर्ण बैठक आहूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो वहीं इस बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत भी की गई, जिसके दौरान कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। पटवारी ने कहा कि राज्य में आर्थिक जागरूकता और अराजकता है और ऐसे में समाज में समरसता का अभाव है, जिसमें किसान और नौजवान परेशान हैं। साथ ही कांग्रेस साल 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और किसानों के संकट और दूसरे आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर लड़ा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पटवारी ने यह भी कहा है कि कमलनाथ के नेतृत्व में राज्य की जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए आंदोलन की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है और अब जल्द ही राज्य की जनता देखेगी कि कांग्रेस पार्टी कैसे सड़क के लेकर विधानसभा तक पूरे प्रदेश में जनता के मुद्दों पर जन आंदोलन खड़ा करेगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सहकारी दूध संघ ने किसानों और पशुपालकों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। जबलपुर सहकारी दूध संघ ने दूध कार्य करने के लिए दरों में अब भारी वृद्धि की है और दूध संघ अब दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े करीब 24,000 दूध उत्पादक किसानों से 680 रुपये प्रति किलोग्राम फैट की दर पर दूध खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि दूध खरीदने की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू की जा चुकी हैं और इससे दूध उत्पादन किसानों को प्रति लीटर 7 से 8 रुपए का फायदा होगा।
साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जबलपुर में सहकारी दूध संघ की मुख्य कार्यपालन अधिकारी निधि सिंह के मुताबिक संघ द्वारा दूध क्रय करने के दरों में वृद्धि का ये फैसला दूध सहकारी संघ के प्रशासन और संभागायुक्त बी चंद्रशेखर के निर्देशानुसार लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि दूध संघ अभी तक दूध उत्पादक समिति के सदस्यों से 540 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की दर पर दूध का क्रय करता था, लेकिन अब से 1 अप्रैल 2022 से इसमें 140 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि दूध संघ की मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुसार दूध क्रय करने की दरों में की गई इस बढ़ोतरी से जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के जबलपुर, सिवानी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी, डिंडोरा, रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिले की दूध संघ के संबंध में 750 दूध सहकारी समितियों के करीब 24,000 दूध उत्पादन किसानों को लाभ पहुंचेगा। दूध क्रय करने से दर में वृद्धि के बाद अब दूध उत्पादन किसानों को 7 से 8 रुपए प्रति लीटर के अतिरिक्त आय में प्राप्ति होगी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस मूल्य वृद्धि से राज्य शासन के किसानों की आय दोगुनी करने के अभियान में भी सहयोग मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल लॉकर की सुविधा जल्द ही मिल सकती है। मुख्यमंत्री 6 अप्रैल को युवा संवाद कार्यक्रम में डिजिटल लॉकर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स को अब डिजिटल लॉकर की सुविधा दी जाएगी। दरअसल 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवा संवाद के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े उनके सभी सवालों के जवाब भी सीएम देंगे और इस दौरान प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से 25,000 से ज्यादा विद्यार्थी सीएम से सीधा संवाद कर सकेंगे। आपको ये भी बता दें कि छात्रों को मार्कशीट डिजिटल लॉकर के माध्यम से प्रदान करने के लिए साल 2019-20 और 2020-21 का डेटा तैयार कर लिया गया है। प्रथम चरण में डिजिटल लॉकर के जरिए अंक सूची उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी चरण में उपाधि, डुप्लीकेट, मार्कशीट, माइग्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र डिजिटल लॉकर के माध्यम से ही उपलब्ध कराए जाएंगे। मार्कशीट विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद महाविद्यालय को प्रदान की जाती है, जहां से छात्र अपने अंक सूची को प्राप्त करते हैं। लेकिन डिजिटल लॉकर प्रारंभ करने के बाद से अब परीक्षा परिणाम जारी होने के दिन ही छात्र अपनी मार्कशीट डिजिटल लॉकर के जरिए निकाल सकेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक डिजी लॉकर पर छात्रों को एक्सेस देने के बाद इसे लिंक को मोबाइल ऐप या फिर पोर्टल पर यूज किया जा सकेगा। बता दें कि डिजिटल लॉकर अकाउंट में इस लॉकर के अकाउंट से डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे प्रमाण पत्र के गुम होने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। डिजी लॉकर के शुरू होने से प्रमाण पत्र में सुधार बहुत ही कम समय में किया जाना है और इसी की संभावना भी है। आपको बता दें कुछ समय पहले ही उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि रजिस्ट्रेशन के बाद छात्र विश्वविद्यालय का चयन कर और स्वयं को विवरण दर्ज कर दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही ये भी बता दें कि डिजिटल लॉकर में अंक सूची और अन्य दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद छात्र को अपने पास मेन कॉपी रखने की जरूरत नहीं होगी। अब इससे सत्यापित अंक सूची प्राप्त की जा सकेगी और दस्तावेज गुम होने या फिर लेट मिलने जैसी समस्याएं से जिससे स्टूडेंट्स जूझ रहे होते हैं, अब उनसे निजात मिल सकेगी। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव साख का सवाल बन गया है। तो वहीं जीत के लिए इस क्षेत्र में कांग्रेस के मंत्री, पीसीसी चीफ और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी खैरागढ़ विधानसभा सीट के लिए प्रचार किया है और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। बता दें कि सीएम ने यहाँ पर बकरकच्चा, सलवेहरा, पैलीमेटा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के लिए प्रचार किया है। सीएम की जनसभा में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए और इसके बाद अलग अलग जगहों में सीएम ने पत्रकारों से चर्चा की है। साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा गया। आपको बता दें कि खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग पर सीएम भूपेश ने कहा है कि अटल जी ने कहा था कि 11 लोकसभा सीट जिताओ,
छत्तीसगढ़ बनाऊंगा। वो सौदेबाजी नहीं थी, अब बीजेपी के लोगों को तकलीफ हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रमन सिंह पिछले 15 सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने खैरागढ़ को जिला नहीं बनाया और अब हम ये काम कर रहे हैं तो इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है। सीएम ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी अफवाह फैलाने की मशीन है। हमने ये कहा है कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी तो 24 घंटे में जिला बनाएंगे। हमने ये नहीं कहा कि जताएंगे तब ही बनाएंगे। भूपेश बघेल ने आगे ये भी कहा कि रमन सिंह ने हमेशा ही खैरागढ़ की उपेक्षा की है। उन्होंने जो लोग जिला बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे उन्हें पिटवाया भी था और उन्हें जेल में बंद करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के नेता दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेताओं को यहां बुला रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी ने हार मान ली है। और खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव में केंद्रीय मंत्रियों की एंट्री होने जा रही है। केंद्रीय खाद्य और उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मंगलवार को छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। 3 दिन के प्रवास के दौरान ही वो 2 दिन खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव और कस्बों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में लोधी समाज के वोटों के ध्रुवीकरण के लिए समाज के केंद्रीय नेताओं की एंट्री कराई जाएगी। आपको बताते चलें कि प्रहलाद सिंह पटेल इसी समाज से आते हैं। बीजेपी ने पटेल को इस खास रणनीति के तहत खैरागढ़ उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। तो वहीं बीजेपी के रणनीतिकारों की कोशिश मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को भी उनके लिए प्रचार करने की है। उमा भारती भी लोधी समाज से आती हैं और समाज में उनका सम्मान भी कहीं ज्यादा है। खैरागढ़ रियासत के वफादारों को साधने के लिए ग्वालियर राज परिवार के प्रतिनिधि और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा भी प्रस्तावित है। खैरागढ़ में बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा दोनों ही लोधी समाज से आते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार लोधी समाज की पदाधिकारी भी हैं। ऐसे में समाज के वोटों का ध्रुवीकरण जीत की कुंजी बताया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के मीडिया प्रभारी नीश ठोकने ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 5 अप्रैल को शाम 7:45 पर रायपुर पहुंचेंगे। यहां से वो भिलाई के विश्राम गृह पहुंचकर रात को आराम करेंगे और 6 अप्रैल को भिलाई से अमलीडीह कला में पहुंचकर वो सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे वो खैरागढ़ मंडल के पिपरिया में जनसंपर्क करेंगे और शाम के 4 बजे वो छुई खदान मंडल के उदयपुर में आयोजित किए गए आम सभा को संबोधित करेंगे। और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल पार्टी की ही एक महिला कार्यकर्ता ने जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल के खिलाफ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने की एफआईआर दर्ज कराई। यह एफआईआर धारा 354 में दर्ज कराई गई है, जो कि गैर जमानती है। इसे लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके बाद महिला ने 3 दिन पहले ही सिटी कोतवाली में ये शिकायत दर्ज करवाई। दूसरी ओर जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया है। दरअसल ये विवाद काफी लंबे समय से जारी था और ऐसे में कहा जा रहा है कि महिला कार्यकर्ता ने इस संबंध में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद महिला शुक्रवार को थाने पहुंची और लिखित शिकायत दी गई। पुलिस ने आवेदन के लिए और जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही थी। इसके बाद सोमवार को कोतवाली पुलिस ने बीजेपी जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी के ये अंदरूनी विवाद नया नहीं है, लेकिन बस बात इतनी है कि ये बात अभी सामने आई है, जिसकी चपेट में अब जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल आ गए हैं। इससे कुछ समय पहले इसी महिला कार्यकर्ता ने नगर अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सिंह गौतम पर भी ऐसा ही आरोप लगाया था। इसकी भी शिकायत पार्टी के पदाधिकारियों से की गई थी, जिसके बाद ज्ञानेश्वर सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं 2 दिन पहले ही बीजेपी ने भी अपनी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते महिला को निकाल दिया था और अब महिला का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता होने के कारण उसने पहले प्रदेश के नेताओं से मुलाकात की और शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो थाने में आई। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके बारे में बीजेपी जिलाध्यक्ष भ्रामक बातें फैला रहे हैं। उसे थाने में एफआईआर दर्ज कराने की चुनौती भी दी गई थी। उसे कुछ पदाधिकारियों ने ये कहकर भी डराया और बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, तुम्हें मार भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके चलते उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। और खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से है, जहां पर आईपीएल मैच खिला रहे
सटोरियों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों के पास से पुलिस को डिजिटल सट्टे की 50 लाख से अधिक के लेन देन का रिकॉर्ड बरामद हुआ, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सट्टे का कारोबार किस तरह से फैला हुआ है। बताते चलें कि सट्टेबाजों के द्वारा 10 अलग अलग बैंकों में अकाउंट खोलकर सट्टे की रकम भेजी जा रही थी, जिसके बाद साइबर की मदद से पुलिस ने सभी आरोपियों को धर दबोचा है। हालांकि इन सटेरियों के गैंग में एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आईपीएल मैच के शुरू होते ही दरअसल सट्टा बाजार गर्म होने लग जाता है और सटोरी भी डिजिटल तरीके से पैसे मैच में लगा रहे हैं। अब बस्तर संभाग में अब तक ऐसे सबसे बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है, जिसमें कांकेर पुलिस ने इन तमाम सट्टेबाजों को तगड़ा झटका दिया है। कांकेर थाना प्रभारी शरद दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अक्षय असरानी नाम के युवक आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टे में पैसे लगवा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। हिरासत में आए युवक ने पुलिस को बताया कि ऑनलाइन ऐप और ऑनलाइन आईडी के माध्यम से आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाने का काम किया जा रहा था। आरोपी ने यह भी कबूला कि आईपीएल सट्टा में मनीष असरानी, नितिन वर्त्यानी के द्वारा उसे ऑनलाइन आईडी उपलब्ध कराई गई थी, जिस पर लोग व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना देकर अपना दाव लगाते थे, जिसके बाद मनीष असरानी और नितिन वर्त्यानी के द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न बैंक खातों में नंबर्स दिए गए, जिसके बाद लोगों के द्वारा लगाए गए पैसे इसी बैंक अकाउंट में भेजे जाते थे। इसी के साथ ही नकदी रकम का लेन देन प्राप्त कर कैश डिपॉजिट मशीन से भेजने का काम करता था। कोतवाल पुलिस ने सट्टा के इस नेटवर्क को तोड़कर अब प्रदेश भर के सटेरियों में हड़कंप मचा दिया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने सट्टा में लगाए गए लगभग 50 लाख रुपए के डिजिटल लेन देन का खुलासा कर दिया है। और नवरात्रि के पावन पर्व का दिन आज चौथा है, जहां पर आज ही के दिन मां कूष्मांडा को समर्पित होता है। अपनी मंद मंद हल्की सी हंसी के साथ ही देवी ने विशाल ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण देवी को कूष्मांडा नाम से जाना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं देवी कूष्मांडा की प्रसिद्ध कथाएं। नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब हल्की सी मंद मंद मुस्कान चेहरे पर लिए देवी ने विशाल ब्रह्मांड की रचना कर दी। मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए देवी सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति है। इनके पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। कहा यह भी जाता है कि देवी कूष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में होता है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल कूष्मांडा माँ के पास ही है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीयमान मानी जाती है। कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता कर नहीं सकता। इनकी तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। तो वहीं देवी के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ आदिशक्ति दुर्गा का चतुर्थ रूप कूष्मांडा के नाम से इस संसार में सुविख्यात है, जो संपूर्ण जगत की जननी है। इतना ही नहीं, ये दिव्य प्रकाश पुंज की मूर्ति है, जो अपने दिव्य ज्योति से संसार को न केवल प्रकाशित कर रही है, बल्कि सूर्य जैसे महाताप से युक्त ग्रह के अर्थात सूर्य मंडल में निवास करने की अद्वितीय शक्ति से युक्त है। यानी कि ये सृष्टि की सृजनकर्ता आदि शक्ति है, जिनके संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि ये त्रिविध ताप से संयुक्त संसार को अपने उदर में समाहित किए हुए हैं। ऐसी माँ जगत जननी आदि शक्ति कहलाती है। देवी का दिव्य रूप देखते ही बनता है, जहाँ अष्टभुजाओं से युक्त देवी जगत कल्याण के लिए अपने दाहिने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प से सुशोभित हो रहे हैं। माता के बाएं हाथों में अमृतपूर्ण कलश, माला, गदा, चक्र को लोक हितार्थ धारण कर रखा है। ये सिंहारूढ़ हैं तथा अपने दिव्य तेज से दिशाओं और विदिशाओं को प्रकाशित कर रही है।
पुराणों में कहा गया है कि सभी चल अचल संजीवों में जो भी प्रकाश और आभा है वो इनके प्रकाश से ही है। माँ की कृपा से भक्तों के रोग, दुख, भय और चिंताएं सभी दूर हो जाती है। साथ ही हर बुराई और शत्रु भी देवी के भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर देवी की कृपा पाने से पहले जरूरी है कि देवी माँ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाए। पूजा में माँ को लाल रंग के पुष्प जैसे गुड़हल या फिर गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके साथ ही सिंदूर, धूप, दीप और निवेद्य चढ़ाएं। माँ की पूजा आप हरे रंग के वस्त्र पहनकर करें तो अधिक शुभ माना जाता है। ये तो बात हुई पूजा की, पर माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भोग क्या लगाएं, अब ये भी आपको बता देते हैं। कूष्मांडा देवी को सफेद कुम्हड़े यानी समूचे पेठे के फल की बलि देते हैं। दरअसल ब्रह्मांड को कुम्हरे के समान माना जाता है, जो कि बीच में से खाली होता है और देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं। पर अगर आपको साबुत कुम्हरा ना मिल पाए तो आप माँ को पेठे का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देवी को दही और हलवे का भोग चढ़ाएं और उसके बाद आदर के साथ माँ के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद लें और आस्था के साथ देवी कूष्मांडा की आरती गाएं, ताकि इस नवरात्रि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।